हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे ड्रग्स की, जो हमारी रिसेंटली हमने सीरीज़ लॉन्च की थी, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि सारे ड्रग्स जो कार्डियक पेशेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन ड्रग्स के बारे में, इंडिविजुअल ड्रग्स को लेके उसके बारे में वीडियो करेंगे सेपरेटली, और उनकी ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़ और साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इन पेशेंट्स के लिए कितने टाइम तक वो इंडिकेटेड है और क्या उनके फ़ायदे नुकसान हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेरीज जो हमें ऑनलाइन आती हैं वो ज़्यादातर ये होती है कि मुझे ये दवा चल रही है, ये दवा ठीक है कि नहीं, ये दवा कितने टाइम तक लेनी चाहिए, इसका क्या डोज होना चाहिए, जो ये डोज चल रहा है कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम घूम फिर के उन्हीं सवालों का जवाब देते रहते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक स्पेसिफिक ड्रग के बारे में, नाइट्रेट यानी सॉर्बिट्रेट, जिसके वो आप लोग बोलते हैं या इमरजेंसी गोली बोलते हैं, वो ज़बान के नीचे रखने वाली गोली बोलते हैं। हर बंदा हमसे ये पूछता है कि इमरजेंसी में वो दवा जो लेते हैं उसका क्या रोल है और वो किसको लेनी चाहिए और क्या वो एक्चुअल में लेने से नली खुल जाती है। कुछ लोग हमारे फ्रेंड्स ऐसी भी बातें करते हैं कि सॉर्बिट्रेट गोली लो और नली का ब्लॉकेज 80% से 60% हो जाएगा और 50% हो जाएगा। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें लोग भी करते हैं। तो इस तरह की बातों को हम आज डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट है और नाइट्रेट्स का एक्चुअल में क्या रोल है। नाइट्रेट्स लेने से क्या एक्चुअल में ब्लॉकेजेस खुलते हैं, क्या हार्ट अटैक रुक जाता है, क्या हार्ट अटैक में इमरजेंसी में एक्चुअल में लेने से इससे कोई फ़ायदा होता है कि जान बच जाती है। इस बारे में बात करेंगे, ये मेडिसिन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि सेंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आते हैं आज का टॉपिक पर। हाँ, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे कंटेंट पर देखकर जिनके मन में अगर आपकी कोई क्वेरीज आती है, कोई डाउट्स, या आपको लगता है कि आप पेशेंट्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या आपके पेशेंट संबंधी कोई क्वेरीज है, आप अपने पेशेंट्स के बारे में कुछ हमें पूछना चाहते हैं, हमारी राय जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में आप बता सकते हैं। जितना टाइम परमिट करेगा उस हिसाब से हम उन्हें आंसर करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है सॉर्बिट्रेट यानी नाइट्रेट वाली टैबलेट पेन। बेसिकली ये नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट होती है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड करके पदार्थ बॉडी के अंदर बनाती है। बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है। टैबलेट आती है, सबलिंगुअल खाने की टैबलेट आती है, इसके स्प्रेज आते हैं ज़बान के नीचे या नेज़ल भी स्प्रेज आते हैं, और स्किन में लगाने के पैचेस आते हैं, ओरल कैप्सूल आती है, इंजेक्टेबल इंजेक्शन में देने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन के इंजेक्शंस भी आते हैं, इसके स्किन पे लगाने की ऑइंटमेंट्स भी आती हैं, और डेफिनेटली इसके लॉन्ग एक्टिंग वाले टैबलेट्स भी आते हैं। तो ये बहुत सारे तरह से अवेलेबल है मार्केट में। बेसिकली इसका इंडिकेशन ये है कि अगर किसी व्यक्ति को छाती में दर्द हो रहा हो, एंजाइनल पेन हो रहा हो, हृदय की नली नैरो होने की वजह से या सिकुड़ी होने की वजह से अगर दर्द हो रहा हो, तो थोड़ी देर के लिए दर्द से रिलीफ करने के लिए इसको दिया जाता है। ना तो ये ब्लॉकेजेस को खोलता है, ना तो ये हार्ट अटैक के चांसेस को कम करता है, और ना ही हार्ट अटैक में आपकी मृत्यु दर को कम करता है। इनफैक्ट इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं, उस बारे में बात करेंगे। तो ये मेडिसिन डेफिनेटली आपको ये ज़रूर मदद करती है कि किसी व्यक्ति को अगर चलने फिरने में छाती में दर्द हो रहा हो और उसको दर्द से निजात दिलाने के लिए थोड़ी देर के लिए पेन रिलीफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको टेस्ट फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है कि अगर बाई चांस किसी व्यक्ति को छाती में दर्द हो रहा है, चलने फिरने में सांस फूल रही है, चलने फिरने में छाती में दर्द, घबराहट हो रही है, तो वैसे व्यक्ति को ये टैबलेट देके टेस्ट भी किया जा सकता है कि अगर चलने फिरने पर उसको दर्द हो रहा है और ज़बान के नीचे गोली रख के उस दर्द में तुरंत रिलीफ मिल जाता है, तो वो एंजाइनल पेन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है। हालांकि ये बहुत क्रूड फॉर्म ऑफ टेस्ट है, और अगर आपके पास ऑब्वियसली ट्रेडमिल अवेलेबल है, इको अवेलेबल है, तो आज के डेट में इस तरह का टेस्ट ज़्यादातर लोग नहीं करते। गाँव खेड़े में जहाँ किसी के पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या ऑब्वियसली कोई ऐसा पेशेंट है जो ट्रेडमिल नहीं कर सकता है, चलना फिरना जिसका मुश्किल है, बेड रिडन टाइप पेशेंट है, उम्र दराज पेशेंट है, वैसे पेशेंट में अगर पेन का रिलीफ इससे हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए किया जाता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सांस का रिलीफ इससे थोड़ा बहुत मिल जाए, तो उसको भी टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर ऑब्वियसली रिसेंटली इस बारे में हमने वीडियो किया था कि ये भी सांस की रिलीफ के लिए या ब्लॉकेजेस को टेस्ट करने के लिए बहुत क्रूड तरीका है। पुराने ज़माने में किया जाता है, जैसे समझ लीजिए कि अगर आज के जनरेशन में जहाँ आईफोन 14 जनरेशन या सैमसंग गैलेक्सी S22 के ज़माने में अगर आप फर्स्ट जनरेशन का यूज़ कर रहे हो मोबाइल फ़ोन, तो उस वैसी टेक्नोलॉजी की तरह से आप मान सकते हो कि बिल्कुल आउटडेटेड चीज़ है। कोई कभी कभार यूज़ कर सकता है, ऑब्वियसली जिसको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है वो इसको यूज़ कर सकता है, पर अदरवाइज़ वो लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करते। टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बात कर रहा हूँ, टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए इसको
नली में अगर आपको रुकावट की वजह से पेन हो रहा है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी किसी को प्रिंस मेटल एंजाइना हो, यानी प्रिंस मेटल एंजाइना यानी ऐसी बीमारी है जिसमें हृदय की नली में स्पाजम हो जाता है, नली में कोई ब्लॉकेज नहीं होता, नली लेकिन चिपक जाती है, चौंट जाती है अपनी जगह में, जहाँ पर बिना कारण के पतली हो जाती है, ब्लड सप्लाई रुक जाता है, पेशेंट को पेन वेन चालू हो जाता है, फिर नली अपने आप खुल जाती है। तो वो स्पाजम ना हो, नली में मसल का कॉन्ट्रैक्शन ना हो, मसल की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाए या मसल बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे, नली के अंदर का मसल की बात कर रहा हूँ, हार्ट के मसल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो उस चीज़ को कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। प्रिंस मेटल एंजाइना के डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंस मेटल एंजाइना में ऑब्वियसली आपको एंजियोग्राफी में कुछ नहीं मिलता है, फिर भी पेशेंट को पेन होता रहता है, तो डेफिनेटली उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। रेगुलर एंजाइना या ब्लॉकेजेस की टेस्टिंग के लिए क्रूड फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। ये दवा कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा कम है, किसी को मेजर हार्ट अटैक है, ध्यान रखिए हार्ट अटैक है तो ये उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, दवा को नहीं देना चाहिए। अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा कम है, राइट साइड का इन्फेक्शन है, वैसे लोगों को दवा ये नहीं देनी चाहिए। रीज़न ये हार्ट अटैक में क्यों नहीं देनी चाहिए, उसका रीज़न ये है कि जब हार्ट अटैक व्यक्ति को होता है तो उसका सर्वाइवल, उसका जीवन ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसका मृत्यु दर बहुत बढ़ जाता है। अगर किसी का बीपी 120 है तो हार्ट अटैक में उसका मृत्यु दर 25 to 30% होगा। वहीं अगर बीपी 90 से नीचे हो गया तो मृत्यु दर 80 to 90% चला जाएगा, यानी वो 20 से 30 मिलीमीटर जो बीपी गिर जाता है, मृत्यु दर 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए हार्ट अटैक के पेशेंट में इस दवा को देना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ ये ब्लड प्रेशर को डाउन करती है, और वैसे भी ये सिर्फ वैसोडायलेटर नली को डायलेट करती है। हार्ट अटैक की तो पैथोफिजियोलॉजी अलग है, हार्ट अटैक में तो नली में क्लॉट बना है, खून का थक्का है, खून का थक्का को थोड़ी डायलेट करके बाहर कर देगी, थक्का है यानी पूरी नली को चोक कर दिया है जिसने। अब उसमें अगर कोई नली के ब्लॉकेज की वजह से स्पाजम अगर हो रहा हो तो डेफिनेटली रिलीफ को उसको थोड़ा बहुत कर सकती है। पर हार्ट अटैक के फेज़ में हार्ट अटैक तभी आता है जब कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज के ऊपर क्लॉट जम जाता है, तो वो काम करता है। वैसे केसेस में ये सॉर्बिट्रेट का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट अगर गलत इंडिकेशंस के लिए दिया जाए तो पेशेंट का बीपी इससे कम हो सकता है, 20 से 30 मिलीमीटर ड्रॉप हो सकता है, जिससे पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, तात्कालिक उसकी मृत्यु हो सकती है। नहीं मर रहा हो तो मर जाए हार्ट अटैक के पेशेंट में अगर आप इसको यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई मैंने पिछले 12-13 साल में किसी भी पेशेंट को सॉर्बिट्रेट की गोली कभी नहीं दी है। हार्ट अटैक के पेशेंट में तो बिल्कुल नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं होता। सेकेंड चीज़, इससे कई बार क्या होता है, अगर राइट साइड का इन्फेक्शन है जिसको राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन बोलते हैं, RVMI, वैसे पेशेंट में पेशेंट इसके लिए हाइपर सेंसिटिव होता है। तो वैसे पेशेंट में अगर दिया तो पेशेंट का बीपी सीधा 100 से 0 पे भी आ सकता है, तुरंत पेशेंट की डेथ हो जाएगी अगर आप इसको देते हो। डेथ हो या नहीं हो 100% नहीं कह रहा हूँ, पर मे भी मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाएगा। तो आपको वैसे अगर आपको घर पे अटैक आया तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो LV इन्फेक्ट है या RV इन्फेक्ट है कि लेफ्ट साइड का कौन सी नली चोक हुई? आपको तो सिर्फ पेन हो रहा है, घर बैठे तो आपको पता नहीं चलने वाला कि कौन सा इन्फेक्ट है और उस समय इको की क्या फाइंडिंग्स है और ECG की क्या फाइंडिंग्स है। ज़्यादातर केस में आपको उस समय पैनिक मचा होगा तो घर में आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं पता होगा कि पेशेंट का कितना है। तो अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हो और पेन हो रहा हो, एंजाइनल टाइप पेन हो रहा हो, वहाँ पे ये रिलीफ करने के लिए मदद करती है। हार्ट अटैक के फेजेस में उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, इनफैक्ट जितना फ़ायदा होगा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान होगा पेशेंट को। एक और इफेक्ट की जो लोग काफ़ी बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये नली का डायलेटर है तो नली को डायलेट करता है, तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर 80% ब्लॉकेज है तो उसको डायलेट कर दिया तो वो 60% हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो चालू हो जाएगा। आई डोंट थिंक इससे बड़ा बेवकूफ़ी भला कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि ये नली को डायलेट ज़रूर करती है पर टेक्निकली ब्लॉकेज नहीं कम हो जाता। अगर ब्लॉकेज कम होता होता तो नाइट्रेट की दवा तो पिछले 100 साल से अवेलेबल है इंसान के पास, तो यही दे के लोग काम चलाते रहते कि 80 का 60 किया और ज़्यादा डायलेट कर दिया तो 40 हो गया, और ज़्यादा डायलेट किया तो 20 हो गया। तो ऐसा दुनिया नहीं चलती, और अगर ये होता और ये इतना ही ईजी होता तो एंजियोप्लास्टी की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, स्टेंट डालने की ज़रूरत क्या होती। हर एक आदमी को नाइट्रेट देते या नाइट्रेट लगा हुआ स्टेंट बनाते और उसको दे देते तो नली पूरी डायलेट हो जाती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नली को थोड़ा सा मसल को रिलैक्स करता है, वो भी थोड़ी देर के लिए करता है, कुछ घंटे के लिए। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि नली कभी कम कभी ज़्यादा खुलती बंद होती रहे, वैसा होते रहे? आप इस तरह का ट्रीटमेंट चाहते हैं? वैसा नहीं होता। 80% या 90% ब्लॉकेज को ये कम नहीं करता है, हाँ नली को थोड़े डायलेट करता है कुछ घंटे या कुछ मिनटों के लिए, ताकि थोड़ी देर के लिए पेशेंट को पेन रिलीफ हो। उसके बाद नाइट्रेट के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, वो दवा से एक्ट करना बंद कर देते हैं, और कुछ घंटे के बाद पेशेंट को नाइट्रेट का टॉलरेंस हो जाता है। यानी इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कुछ घंटे तक अगर आप कंटिन्यूस पेशेंट को नाइट्रेट देते हैं तो पेशेंट को नाइट्रेट रिसेप्टर से डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है, रिसेप्टर एक्ट करना बंद कर देते हैं, और पेशेंट को उसके बाद फिर वो दवा आप ज़्यादा दोगे तो और कम असर करेगी। आप देते जाओगे, डोज बढ़ाते जाओगे, लेकिन दवा असर ही नहीं करेगी। तो नाइट्रेट का ऐसी चीज़ है जो उससे बहुत जल्दी ही
डिसेंसिटाइज हो जाती है। तो इसको लंबे समय के टैबलेट फॉर्म में नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट टैबलेट फॉर्म में देते भी है तो डिवाइडेड डोज में देते हैं, कुछ घंटे के लिए दिया, कुछ घंटे के बाद उसको नाइट्रेट फ्री इंटरवल देना पड़ता है, बॉडी को एक ब्रेक देना पड़ता है, ताकि उसके बाद नाइट्रेट से रिसेप्टर्स का सेंसिटाइजेशन जो हुआ है वो वापस से रिस्टोर हो सके। रिसेप्टर के ऊपर जो पहले का नाइट्रेट चिपका हुआ है वो धीरे धीरे करके अलग हो जाए, रिसेप्टर वापस से नाइट्रेट से रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी हो जाए, तो ही नाइट्रेट को दिया जाता है। कंटिन्यूसली अगर आप नाइट्रेट देते रहेंगे तो पेशेंट में बिल्कुल उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो नाइट्रेट से नलियाँ डायलेट हो जाएंगी और ब्लॉकेज 80 का 60 हो जाएगा, वो बिल्कुल ही गलत बात है। वैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये है कि नली थोड़ी सी खुल जाएगी, थोड़ा सा आपको पेन रिलीफ मिल जाएगा, वो भी आधा एक घंटे के लिए पेन रिलीफ मिलेगा। वो भी स्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स के यूज़ किया जाता है। हार्ट अटैक के पेशेंट्स के लिए या अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम ही अलग है, वहाँ क्लॉट बना हुआ है, वो इससे बिल्कुल रिलीफ नहीं होने वाला। साइड इफेक्ट्स की बात करें, इससे जैसा कि मैंने बोला ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है, माथे में सीवियर पेन होता है बहुत सारे लोगों को, माइग्रेन के अटैक्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं इससे, क्योंकि ब्रेन की नलियों को डायलेट करता है तो ब्रेन का ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ जाता है। कुछ पैथोफिजियोलॉजी इस तरह की है कि ब्रेन के नलियों में भी जो ब्रेन की नलियाँ डायलेट होने की वजह से ही माइग्रेन का अटैक ट्रिगर होता है। तो इसलिए कई लोगों को जिनको माइग्रेन की टेंडेंसी है उनको बहुत सीवियर हेडेक होता है। नाइट्रेट और निकोरांडिल ये दोनों ही मेडिसिन से होता है, जिसमें पेशेंट को अनबेरेबल पेन होता है, नाइट्रेट बंद करनी पड़ती है। इसके अलावा थोड़ा सा किसी को थोड़ा सा चक्कर आ सकते हैं, किसी को नौजिया हो सकता है, चेहरे पे थोड़ा लालीपन या फ्लशिंग हो जाती है, या ज़बान के नीचे थोड़ा सा झुंझुनी जैसी लगती है लोगों को। स्किन में भी जहाँ पे आप पैचेस को लगाते हैं वहाँ स्किन में खुजली होती है, इरिटेशन होता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। डेंजर साइड इफेक्ट्स में मैंने आपको बोला ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है, जिससे व्यक्ति की तात्कालिक मृत्यु हो सकती है। इसलिए बिल्कुल सेफ दवा नहीं है, इसको लाइटली लेके मत यूज़ कीजिए। मैंने अपने कई वीडियोस में बोला इसको लाइटली मत लीजिए। बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि लोग नाइट्रेट्स के टैबलेट को लेते हैं। मेरे कई ऐसे पेशेंट भी हुए हैं जो डॉक्टर ने बोला साहब पेन किलर है, हम तो 15 खा लेते हैं, दिन भर में जरा भी पेन होता है खा लेते हैं। मेरे तो एक पेशेंट ने मुझे बोला, मैं तो अपने पड़ोसी को भी दिया कि भाई आपको दर्द होता है तो आप भी खाओ, ये तो दर्द की दवा है। तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं। इसलिए पेशेंट्स पर आप इस टैबलेट के लिए ट्रस्ट नहीं कर सकते, काफ़ी डेंजरस मेडिसिन है। इसको अगर आपने पेशेंट को दिया और पेशेंट हर पेन के लिए इसको खाना चालू कर दें तो कितने ही पेशेंट जितने बचेंगे नहीं, उससे कहीं ज़्यादा पेशेंट मर जाएंगे। तो इसको आप बिल्कुल अब्यूज़ मत कीजिए। लोगों का क्या होता है कि हर मस्कुलर पेन के लिए, हर साइकोसोमैटिक पेन के लिए भी वो नाइट्रेट्स लेना चालू कर देते हैं, और उसके बाद वो दवा के साइड इफेक्ट के लिए उनको उसका और ज़्यादा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जिनको ब्लॉकेज नहीं भी होता है वो भी ये गोली खाते रहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। इस तरह की प्रैक्टिस को नहीं एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा होने के बदले कई बार ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है इससे। नॉर्मल या बॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को वैसे भर्ती ना करना पड़ रहा और हाइपोटेंशन के लिए उनको बीपी बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा। मेरे कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी ने नाइट्रेट लिख के दिया, और रिसेंटली भी अभी एक पेशेंट हुआ था कि 60-70 बीपी लेके वो आया था। उनको 2 दिन तक हमें एड्रेनलिन के ड्रिप देने पड़े बीपी को 100 लाने के लिए, क्योंकि उनको किसी ने बोला था कि दर्द के लिए दवा ले लेना, और वो दवा उन्होंने ले ली, बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया और फिर भर्ती करना पड़ गया। तो ये फालतू में आपका ही पैसा और आपका टाइम बिगड़ेगा। इसलिए इस तरह की गोलियों को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है इनके, उसी इंडिकेशन के लिए इनको लीजिए। फालतू की चीज़ों के लिए मत लीजिए, नहीं तो टाइम और पैसा और दिमाग आपका ही खराब होगा। और जितना आप डॉक्टर के पास नहीं जाके और प्रॉपर थेरेपी नहीं करा के पैसा बचाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा आपका साइड इफ़ेक्ट्स के चक्कर में और रिस्क भी हो जाएगा और खर्चा भी उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। इसको ज़्यादातर स्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स में दिया जाता है, उन लोगों में जहां ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की में टेक्निकल कारणों से एंजियोप्लास्टी या बाईपास पॉसिबल नहीं है, उसको पेन रिलीफ करना है, या ऑब्वियसली पेशेंट नहीं कराना चाह रहा फॉर वट एवर रीजन्स, तो पेन रिलीफ करने के लिए, दर्द निवारण करने के लिए एक तरह से पेन किलर जैसे दिया सकता है। हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज में ट्रांजिएंटली एक्टिंग पेन किलर की तरह से दिया जा सकता है। पर ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि बीमारी को जड़ से ठीक करना सबसे ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ पेन किलर लेने से किसी का काम कभी नहीं चलता है। ये वैसी ही बात है जैसे अगर किसी को बुखार हो जाए तो आप क्रोसिन देके काम चलाते रहें, या हड्डी टूट जाए तो आप पेन किलर लेके काम चलाते रहें। बीमारी का इलाज नहीं करें, खाली क्रोसिन खाते रहें या दर्द को निवारण करते रहें, बुखार को कम करते रहें, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता और नुकसान ही होता है पेशेंट को। इसका डोज ज़्यादातर अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग होता है। जो नाइट्रेट सबलिंगुअल लेते हैं वो 5 मिलीग्राम्स की गोली होती है। जो टैबलेट्स में देते हैं वो 10 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम्स तक के टैबलेट आते हैं। इसके पैचेस भी आते हैं, जो कि एक पैच स्किन में लगाया जाता है और कुछ घंटे में उसे रिप्लेस करना पड़ता है।
ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादातर जो ज़बान के नीचे रखने वाली गोली है उसका असर आधा 1 घंटा या कभी कभी मैक्सिमम 2-3 घंटे तक हो सकता है। जो बाकी नाइट्रेट की टैबलेट लेते हैं वो भी 4-6 घंटे असर करती है। 24 घंटे असर करने वाली नाइट्रेट टैबलेट्स यूजली कम ही रहती है। सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन इसकी आती है, जो डाई नाइट्रेट फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन रहती है वो 8 से 12 घंटे तक यूजली असर करती है और उनमें 2 टैबलेट लेना पड़ता है कई बार। और ये 2 टैबलेट में हमेशा रूल ये रहता है कि एक मॉर्निंग में ले, एक दोपहर को ले। एक मॉर्निंग और रात को मत लीजिए, मॉर्निंग और दोपहर को लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी को नाइट्रेट फ्री इंटरवल आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वो रिसेप्टर जैसे मैंने बोला डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। आप सुबह और रात को लेंगे तो 12 घंटा ये असर करेगी, 12 घंटा दूसरी असर करेगी, तो पूरे 24 घंटे बॉडी में नाइट्रेट बना रहेगा तो रिसेप्टर काम नहीं करेंगे, वो नाइट्रेट उनके साथ चिपका रहेगा पुराना वाला, तो रिसेप्टर्स बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ऑब्वियसली इसको डिसेंसिटाइजेशन को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है साधारण भाषा में, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि इसमें अगर देना है तो आपको एक सुबह और एक दोपहर को नाइट्रेट दीजिए, फिर रात के टाइम और फर्दर टैबलेट मत लीजिए ताकि 12 घंटे तक रिसेप्टर्स में कोई नाइट्रेट नहीं हो, ताकि वो रिसेप्टर वापस से काम करना चालू कर दें और अगली मॉर्निंग का जब आप डोज लेंगे तो वो असर करेगा। तो अगर आपको 2 गोली नाइट्रेट की लेनी है 30-30 मिलीग्राम की अगर लेनी है तो सुबह और दोपहर को वो ले लिया, रात को 12 घंटे का टाइम फ्री छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का डोज लिया, तो वो ज़्यादा वर्क करेगा, ज़्यादा अच्छा फंक्शन करेगा एज कम्पेयर्ड अगर आप एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट रात को ले रहे हैं तो। इस टैबलेट का डोज टाइट्रेशन ऑब्वियसली अगर जो एक सस्टेन रिलीज वाला प्रिपरेशन है उसमें 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम ये सारे टैबलेट आते हैं, तो वो धीरे धीरे पेन के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जो एक नाइट्रोग्लिसरीन का एक और प्रिपरेशन आता है सस्टेन रिलीज टैबलेट्स के फॉर्म में, जिसमें 2.6 मिलीग्राम्स के टैबलेट आते हैं और 6.25 मिलीग्राम्स के टैबलेट आते हैं। उसमें इनिशियली 2.5 मिलीग्राम्स के टैबलेट से आप 2 बार टैबलेट देते हैं, नहीं रिस्पॉन्ड होता तो 6.25 मिलीग्राम्स का टैबलेट आप डबल डोज में देते हैं। तो ये टैबलेट भी एक तरह से काम वही करती है। इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ और हेडेक करने का चांस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ज़्यादातर ये स्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स को पेन रिलीफ करने के लिए दिया जाता है, कोई ब्लॉकेज को कम करने के लिए या हार्ट अटैक के लिए नहीं दिया जाता। सिर्फ एज अ कार्डियक पेन किलर आप इनको मान सकते हैं। सिलेक्टेड इंडिकेशन में लेना चाहिए, फालतू में गलत कारणों से नहीं लेना चाहिए, इसमें नुकसान होगा। अगर किसी व्यक्ति को बीपी बहुत ज़्यादा कम है या इससे दवा से हेडेक हो रहे हैं, चक्कर हो रहे हैं, तो इसे नहीं करना चाहिए। इसका कॉस्ट काफ़ी कम है, ज़्यादातर टैबलेट 2-4 रुपए की आती है, तो इसमें बहुत कॉस्ट का चक्कर नहीं है। जेनरिक मेडिसिन इसका अवेलेबल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इशू है तो। इसमें खाने से पहले लेने या खाने के बाद में लेने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी दवाइयों के साथ और खाने के साथ इसका कोई सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन नहीं है, तो इसलिए इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि खाने के बाद लिया या पहले लिया तो बहुत उसके एक्शन में कोई फ़र्क पड़ेगा। ब्लॉकेजेस ये कम नहीं करता है, तो इसलिए वो कारणों के लिए मत लीजिए। कोई अगर किसी की सर्जरी वगैरह कोई होने वाली हो या कोई और प्रॉब्लम्स होने वाली हो तो वहाँ खून पतला करने की दवाइयों का बंद करते हैं, वहाँ इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर लिवर और किडनी का ब्लॉकेज का लिवर और किडनी का बीमारी हो या उसमें कोई इश्यूज़ हो तो इस दवाई को यूज़ कर सकते हैं, कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सीवियर अगर लिवर डिजीज़ हो और बीपी वगैरह कम हो, नलिया ऑलरेडी डायलेटेड हो, वैसो डायलेटेड हो, वैसे केस में थोड़ा कभी कभार इसको कम यूज़ करना चाहिए। हार्ट फेलियर वगैरह के पेशेंट्स में अगर जहाँ नलियों में ऑलरेडी डायलेशन हो वहाँ पर इसको थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए। फीमेल पेशेंट्स में या लो बॉडी वेट पेशेंट्स में इसमें डोज एडजस्टमेंट थोड़ा सा आप कम दे सकते हैं, पर कोई क्लियर कट एडजस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। उम्र दराज पेशेंट में भी ये सेफ है, इसलिए मल्टीपल पेशेंट्स में इसको उम्र दराज वाले पेशेंट में भी जहां एंजियोप्लास्टी फीजिबल नहीं है वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं एज पेन किलर। पर एंजियोप्लास्टी के बदले नहीं है, ये यहाँ है कि टेक्निकल फीजिबल नहीं है एंजियोप्लास्टी या बाईपास बिकॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम्स कि उम्र ज़्यादा है या सर्जरी हो सकती नहीं है या पेशेंट को अनबेरेबल पेन हो रहा है या माइक्रोवैस्कुलर पेन हो रहा है, छोटी छोटी माइन्यूट नलियों में पेन हो रहा है या प्रिंस मेटल एंजाइना हो रहा है, वहाँ पे आपको इसको देना चाहिए। रूटीनली हर पेशेंट में इसको अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने बहुत कॉमन मेडिसिन नाइट्रेट के बारे में बात की, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा कॉमनली इस बारे में लोग हमसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं। तो इस मेडिसिन को हमने आज डिस्कस किया। होपफुली आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस या कोई और टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है या किसी और पेशेंट के बारे में आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने का।